नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF ट्रेड्समैन एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। या दोस्तों 1 जुलाई 2023 को CRPF ट्रेड्समैन का जो कि तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों के जितने भी सभी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। बस आप लोगों को 8181819473 पे व्हाट्सएप करना है PDF लिख के। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वित्तीय समावेशन में शामिल योजना कौन सी है। तो वित्तीय समावेशन में शामिल योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जी दोस्तों 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना मानी जाती है। इसने केवल 5 महीने में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले थे। ठीक है, 11.5 करोड़ अकाउंट खोलने का इतिहास है इनके पास। वही बात करते हैं दोस्तों, तो इस योजना का नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। और दोस्तों ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों कि स्तूप का जो कि पद शिक्षणा पथ किसके बीच होता है। तो तोरण द्वार से, ठीक है, तोरण द्वार से प्रवेश करने पर स्तूप और वेदिका के बीच जो स्थान परिक्रमा के लिए रहता है उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है। निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है। तो दोस्तों ऑप्शंस आप एक बार कमेंट करना। राजस्व व्यय में जैसे कि पेंशन हो गया, सरकारी कर्मचारियों का वेतन हो गया, सब्सिडी भुगतान हो गया, और ऋण सेवा हो गया जो कि बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बताना। गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पे स्थित है ये बताइए। तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों मंदिर के देवताओं को जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जो कि वृंदावन से लाया गया था इस मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की जो आत्मघाती जो कि थैली मानी जाती है और लाइसोसोम्स को मानी जाती है। ठीक है, लाइसोसोम्स को जो कि कोशिका की आत्मघाती थैली मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है। तो लोकटक झील यानी मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। बात करते हैं तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो कि श्रीनगर में डल झील पे स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि ये आगे पूछ सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बाकी जो कि रिपीटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक भारत का कौन सा राज्य है। तो दोस्तों ये सबसे नज़दीक जो राज्य हो जाएगा ये तमिलनाडु है। दूसरे नंबर पे आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों तो भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा वह रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है। भूमध्य रेखा जो कि 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है जिसका नाम है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। भूमध्य रेखा जो है दोस्तों एशिया के मालदीव, इंडोनेशिया जो कि किरबाती, अफ्रीका के जो कि बैगोन, कॉन्गो, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा, केन्या, साओ टोम और प्रिंसिपे और जो कि सोमालिया और दक्षिण अमेरिका के जो कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरती है। यह जो कि रेखा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से यात्रा करती है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों तो भारत में जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है जिसमें भारत के 8 राज्य आते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम इसमें शामिल हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि अनुच्छेद क में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद क में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये पूछा गया था। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अनुच्छेद क में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 के तहत, तब इसमें केवल 10 ही थे। ठीक है, केवल 10 से मौलिक कर्तव्य थे। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, यानी ये जो है 2002 के तहत जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसमें 6 से जो कि 1 से 6 साल के बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का जो कि प्रावधान किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो कि जियासुद्दीन जो कि बरनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जियासुद्दीन बरनी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जियासुद्दीन बरनी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं एक छोटी आत्मकथा लिखी थी जिसका शीर्षक था जो कि फुतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, हुमायूं नामा के लेखक जो कि गुलबदन बेगम है जो कि बाबर की पुत्री थी। बाबर नामा या फिर तुजुक ए बाबरी मुग़ल साम्राज्य के पहले शासक थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो कि घियासुद्दीन बरनी था, उसके बात करते हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं एक छोटी आत्मकथा लिखी थी जिसका शीर्षक था फुतूह ए फिरोज शाही। ठीक है, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है जो कि बाबर की पुत्री थी। बाबर नामा या फिर तुजुक ए बाबरी पुस्तक जो कि मुग़ल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की जो कि लिखित जीवनी है, या उन्होंने अपनी मातृभाषा जो कि तुर्की में लिखी थी। वहीं बात करते हैं शाहजहाँ नामा पुस्तक के लेखक जो है जो कि इनायत खान हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो अबुल फजल हो जाएंगे जो कि बादशाह नामक के रचयिता जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी थे। अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करते हैं तो बादशाह शाहजहाँ के सरकारी इतिहासकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो उसने देवगिरी में स्थानांतरित की थी जिसका नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, दौलताबाद किया गया था। और दोस्तों ये कब हुआ था, तो 1326-27 में हुआ था। 1326-27 में इसको जो है किया गया था, इसको याद रख लीजिएगा। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को जो कि दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया और देवगिरी का नाम बदलकर जो है दौलताबाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन था। ठीक है, अलाउद्दीन जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो अलाउद्दीन जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने नगद भुगतान पर आधारित जो कि विशाल सेना का निर्माण किया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए रक्षात्मक नीति किसने अपनाई थी। तो जल्दी से बताइए इसका क्या जो कि आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। जी दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल जो कि 1266 से 1286 था। बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण का सामना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वहीं बात करते हैं किली की लड़ाई जो कि 1299 में जो कि कुतलुग जो कि ख्वाजा के नेतृत्व में चगताई जो कि खानटे के मंगोलों और जो कि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के बीच लड़ी गई जो कि लड़ाई थी। इसके कारण भारत से मंगोल सेनाओं का जो कि निष्कासन हुआ था।
तो उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि तुगलक वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो तुगलक वंश की जो कि स्थापना हुआ था 14वीं शताब्दी में। जी हाँ दोस्तों, 14वीं शताब्दी में। बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश जो कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और जो कि सैयद वंश तथा लोदी वंश राज्य किया था। बात करते हैं गुलाम वंश की, ठीक है। गुलाम वंश का जो कार्यकाल था 1206 से, ठीक है, 1206 से दोस्तों 1290 तक था, ठीक है। ये गुलाम वंश का कार्यकाल था। उसके बाद खिलजी का जो कार्यकाल था, खिलजी राजवंश का, जो कि 1290 से, ठीक है, 1290 से 1320 तक था, ठीक है, 1320 तक था। वहीं बात करते हैं तुगलक वंश की तो 1320 से, ठीक है, 1320 से ये 1414 तक था, 1320 से 1414 तक था। वहीं बात करते हैं दोस्तों सैयद वंश की तो 1414 से, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1414 से 1451 तक था। तथा लास्ट में लोदी वंश था जो कि 1451 से जो कि 1526 तक था, ठीक है, 1526 तक था लोदी वंश, जो कि अंतिम जो कि वहाँ का दिल्ली सल्तनत का वंश माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भाजा गुफाएं कितनी रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 जो कि गुफाओं का। बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो कि लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। महाराष्ट्र में जो कि हीनायन बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा जो कि बौद्ध जो कि शैलकृत जो कि चैत्य कार्ले की गुफाएं यानी महाराष्ट्र में करला की गुफाएं समूह में 16 जो कि शैलकृत और जो कि उत्खनन शामिल हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो कि चैत्य पूजा का स्थान माना जाता है इसको, जबकि बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दूसरा नाम अपन सिकंदर द्वितीय या फिर सानी कहा था, ठीक है, सिकंदर द्वितीय या फिर सानी कहा था। बात करते हैं तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी जो कि सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए सानी जो कि अलेक्जेंडर द सेकेंड शीर्षक अलाउद्दीन द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। वही बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा जो कि हड़प्पा में कब्रिस्तान की खोज की गई थी R37 जो कि और H के जो कि चिन्ह 20 मिले थे। वही बात करते हैं नर्तक जो कि कांस्य से मूर्ति था, स्नानागार और बुना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत इत्यादि जो कि मोहनजोदड़ो में मिले थे। जोते हुए खेत, लकड़ी के जो कि कुंड के साक्ष्य, 7 आग जो कि वेदियों, ऊँट की हड्डियों और जो कि अत्यंत जो कि अंत्येष्टि कालीबंगा से मिला था जो कि राजस्थान से है। अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य, हरप्पन शिलालेख और जो कि प्राचीनतम स्टेडियम जो कि धौलावीरा गुजरात से मिला था। वहीं बात करते हैं धौलावीरा से जो कि विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के समक्ष प्राप्त हुए थे। जौ, तिल, सरसों और जो कि चावल की खेती के साक्ष्य जो कि बनावली हरियाणा से मिले थे। जो कि बाट, माय, तोल पैमाना जो कि हाथी दांत पैमाना, हवन कुंड जो हवन कुंड, ठीक है, हवन कुंड जो कि लोथल गुजरात से प्राप्त हुए थे। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तराजू के 2 पड़रे के साक्ष्य जो कि सुरकोटड़ा से मिला था। सुरकोटड़ा जो कि कच्छ गुजरात में एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं बात करते हैं रोपड़ पंजाब के जो कि सतलज नदी में किनारे से स्थित है, जो कि मानव के साथ कुत्ते के जो कि सौदान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में आपसे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं युविका कहाँ से लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बताइएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों तो युविका जो कि अंतरिक्ष विभाग के वित्त पोषण के साथ इसरो द्वारा एक वार्षिक अंतरिक्ष शिक्षा जो कि प्रशिक्षण होता है। युविका कार्यक्रम की जो
आधार जो आधिकारिक घोषणा 18 जनवरी 2019 को इसरो के जो कि प्रमुख के सिवान द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और 17 मई 2019 को इसका जो है उद्घाटन किया गया था। ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बता देना आप लोग, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2021 में सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या थी, यानी MSF, जो कि 4.25 था। MSF का मतलब होता है दोस्तों जो कि मार्जिनल, ठीक है, स्टैंडिंग फाइनेंशियल, यानी जो कि 4.25% था। वर्तमान में जो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर जो कि है वर्तमान की अगर पूछे तो 6.75% है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों MSF, ये जो कि वह दर है जिस पर बैंक जो कि लिक्विडिटी संकट की स्थिति में जो कि लिक्विडिटी प्राप्त करने के लिए सरकारी सिक्योरिटी को गिरवी रख सकते हैं, ठीक है, ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस IIT ब्लॉक में जो कि चेन ब्लॉक आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर IIT या फिर IIT कानपुर इसको कह सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ताउते तूफान कब आया था, ठीक है। ताउते तूफान कब आया था, तो ये मई 2021 में आया था। बात करते हैं तो ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया था। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों से जो कि गुजरते हुए इस चक्रवात ने वहाँ पे भारी तबाही मचाई थी, यानी ये जो कि इसके समझ आने वाले राज्य थे जहाँ पे इसने तबाही मचाई थी। हो सकता है नेक्स्ट में पूछ सके। दोस्तों अब सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ से सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आया था कि स्तूप में हर्मिका क्या है। तो स्तूप एक अर्धवृत्ताकार जो कि अर्धवृत्त आकार संरचना है जिसे अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है जिसे हर्मिका कहा जाता है। ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य को जो कि मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, यानी रैंक क्या है। तो 4th स्थान पे हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे निम्न में से बंगाल की खाड़ी से कौन सा तूफान आया था। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से कौन सा तूफान आया था ये कमेंट करके एक बार ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है, कौन सा तूफान आया था। जैसे कि मैं यहाँ पे हाल फिलहाल के जो कि कुछ तूफानों के नाम बता देता हूँ। जो कि यास आया था मई 2021 में जो कि बंगाल की खाड़ी से आया था। ताउते भी आया था मई 2021 में अरब सागर से आया था। गुलाब जो कि सितंबर 2021 में आया था जो कि आंध्र प्रदेश जो कि प्रभावित इसका हिस्सा था। जो कि जावद 2021 में आया था, ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी से जो कि तबाह हुआ था। वही बात करते हैं आसनी मई 2022 में आया था। साइक्लोन जो कि सितरंग जो कि अक्टूबर 2022 में आया था जिसमें असम, ओडिशा और वेस्ट बंगाल प्रभावित इलाके थे। वहीं बात करते हैं जो कि मंडोस दिसंबर 2022 में आया था जिसमें प्रभावित इलाके चेन्नई, अंडमान और निकोबार था। तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा ऑप्शंस क्या थे, ठीक है। एक प्रश्न और आया था दोस्तों जो कि मैं यहाँ पे टाइप नहीं किया हूँ, इनमें से सही मिलान करना था। जैसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयरन की कमी जो कि एनीमिया होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। वैसे ही बात करते हैं तो विटामिन B6 एंड B12 की कमी से एनीमिया रोग भी होता है जिसमें रुधिर की कमी यानी रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों का फूलना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी इत्यादि हो जाएंगे, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर एक फूल का मादा जनन अंग है जिसके शीर्ष पर एक जो कि वर्तिकाग्र होता है। तो ऑप्शन क्या थे इसका एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। हिमालय पर्वत क्या प्रदर्शित करता है। तो हिमालय पर्वत जो है दोस्तों ये क्या प्रदर्शित करता है। तो हिमालय पर्वत जो कि युवा वलित पर्वतों में से एक हिमालय विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुग्याल घास का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन चारगाह भूमि या फिर घास के मैदान है
उसी को जो कि बुग्याल घास का मैदान कहा जाता है, जहाँ उन्हें प्रकृति का अपना उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो कि असम में स्थित है और पश्चिमी असम से पूर्वी असम में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अपराध के लिए जो कि अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो कि साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये बात पूछी गई है। तो अनुच्छेद जो कि 20 उपबंध 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 20 उपबंध 3 में ये बात कही गई है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद उपबंध 1 में क्या बात कही गई है? तो किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से जो कि यथाशीघ्र अवगत कराए बिना जो कि अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या फिर अपनी रुचि के विधि जो कि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतीक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद जो कि आपका यहाँ पे 22(2) हो जाएगा, उसके रिलेटेड भी आपका बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 20(1) में उपबंध 1 में क्या बात कही गई है? तो इसमें कहा गया है कि गुनाह होता है, कहता है कि जब गुनाह होता है तब उस गुनाह के लिए सज़ा देने वाला कानून होना चाहिए, बाद में कानून बना के सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी मान लीजिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी मतलब वारदात करता है तो उसके लिए पहले से ही बाकायदा कानून में बात लिखी गई हो। मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति गुनाह कर देता है, इसके 1 महीना या फिर 10 दिन 15 दिन के बाद कोई नियम लागू होता है, तो फिर वो नियम इस व्यक्ति पे लागू नहीं होगा, यही बात कही गई है। वहीं बात करते हैं उपबंध 20(2) में, तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार जो कि एक बार से अधिक अभियोजित या फिर दंडित नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे इसको जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में इसकी संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें एक और जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। उसको लेके अभी वर्तमान में कुल टोटल 11 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल शासक ने राजाओं के राजा की उपाधि धारण की थी? तो जो कि अरुलमोझी वर्मन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साजी की ढेरी प्राचीन कनिष्क स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी के भाई का नाम क्या था? तो घियात अल दिन मोहम्मद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो धिलवाड़ा जैन मंदिर जो है राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिजदा और जो कि पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा और जो कि पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, कौन किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? जल्दी से बताइए दोस्तों कि खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य 26 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर राजस्थान में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजयी हुई थी। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर तथा राजपूतों द्वारा जो कि मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई थी। वहीं बात करते हैं बैटल ऑफ घाघरा जो कि 6 मई 1529 को हुई थी, जिसमें बाबर और अफगानों के बीच में जो कि मोहम्मद लोदी के बीच में लड़ा गया था ये लड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ पर मिला था? तो लोथल में मिला था।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और जब लौटे थे तो इसी इनके उपदेश में जो कि इनके स्वागत में जो कि स्वदेशी भारत जो कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? जो कि एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तूरा जहाँ, ठीक है, तूरा जो कि जहाँ पर बहुत वर्षा होती है, ये कहाँ पर स्थित है? तो खांसी में स्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए किसको भेजा था? तो उलुग खां और नुसरत खां को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मतलब किस झील पे पूछा तक गया था? तो विक्टोरिया झील पे हो जाएगा। अगर देश का नाम पूछा गया हो तो मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, MTNL की स्थापना कब हुई थी? तो MTNL की स्थापना क्या हो जाएगा? तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुआ था। MTNL का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, बताइए कमेंट करके। एक प्रश्न आया था कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। द 42 किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित एक जो कि टावर है, ठीक है, जो भारत का सबसे उच्चतम टावर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस संविधान से ली गई हैं? तो किस देश की संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। मुगल जो कि मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये फरगना से थे। फरगना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता को समाप्त यानी छुआछूत को मिटाने के लिए इसमें बात कही गई है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के समय कहाँ की रानी थी? तो ये चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। तो चित्तौड़ ऑप्शंस में रहा होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि शेर शाह सूरी ने मुगल साम्राज्य के समय किसको बंदी बनाया था? तो इन्होंने हुमायूं को बंदी बनाया था। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं, किसी एक ही शिफ्ट का मिला है। कमेंट करके बताइएगा कौन सी शिफ्ट है। इनमें से कौन मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता देना। बात करते हैं पंकज और अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये कमल का हो जाएगा। सूर्य उदय के पहले का समय क्या कहलाता है? तो ये उषा काल बोला जाता है, उसको उषा काल इसको बोलते हैं। इनमें से कौन जो कि तत्पुरुष समास नहीं है? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि सर्वोत्तम में कौन सा समास विग्रह है? तो तत्पुरुष समास विग्रह इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।